ही लगभग 79% के आसपास था। कुछ देर में पूरी तरह से जो फाइनल टैली आएंगे तो उसमें अभी थोड़ा वैरी कर रहा है। आपको टेलीविजन चैनल्स वगैरह से सारे आंकड़े मिल जाएंगे। इसी 80% के ऊपर तो होगा ही। अब कितना परसेंटेज होगा वो सब आप देख लेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण वो नहीं है। 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ कितने मतदाताओं ने मतदान का अपना अधिकार का प्रयोग किया। महिलाएं इतनी थी, 3 करोड़ मतदाता थे लगभग, महिलाएं 1-1.5 करोड़ के आसपास थी, उन्होंने किया। महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता जी के गुंडों को वर्दी वालों ने नानी याद दिला दी। एसआईआर को लेकर के ये लोग हल्ला करते रहे, बात नहीं बनी। अपने ऑफिसर नहीं दिए, कोई अधिकारी नहीं दिया, कोई कर्मचारी नहीं दिया, कोई सहयोग स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया इलेक्शन कमीशन के साथ, बात नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश गया, कहा कि आप झारखंड से ले लीजिए मेन पावर, उड़ीसा से ले लीजिए मेन पावर, न्यायिक अधिकारियों को ले लीजिए, कैसे भी करके आपको एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करनी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसे आपको करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और इलेक्शन कमीशन ने किया। लगभग 91 लाख फर्जी वोटर हटाए गए, वहां हार हो गई। उसके बाद परसों परसों रात को, मतलब 22 तारीख की शाम को और फिर 23 तारीख को सुनवाई भी हुई। 800, जिसके बारे में मैंने आपको कल सूचना दी थी कि 800 गुंडों की, 800 असामाजिक तत्वों की लिस्ट तैयार हुई जिसको गिरफ्तार करने की बात हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए आनन फानन में तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी वकील बनकर के पहुंच गए कोलकाता हाई कोर्ट। अब उस पर क्या फैसला हुआ नहीं हुआ ये अभी कुछ आया नहीं, जो भी है। लेकिन तब तक मतदान का वक्त आ गया, 23 अप्रैल आ गया, वोटिंग शुरू हो गई, मतदान शुरू हो गया और फिर 80-85% तक वोटिंग हो रही है। पहली सफलता तो ये है, आप मान के चलिए, कि जो फर्जी वोटर हैं उसका नाम कटना, और दूसरी सफलता ये कि जो वोटर हैं वो अधिकतम संख्या में जाकर के वोट देना। अधिकतम संख्या में, हालांकि पश्चिम बंगाल में ट्रैक रहा है, वहां वोटिंग परसेंटेज अधिक होता है, आसाम का भी ट्रैक रहा है, वहां वोटिंग अधिक होता है, वो होती है। अब पश्चिम बंगाल में लेकिन इंश्योर करना कि सारे मतदाता जो इलेक्टोरल रोल में हैं वो मतदान कर लें। 85% तक अगर वोटिंग होती है तो आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वोटिंग हो गई। 100% के आसपास समझिए आप इसको। क्योंकि जहां आप 44%, 45%, 50%, 51%, 60% पे बम बोल जाते हैं, वैसी परिस्थिति में अगर 85% का मार्क छू रहा है तो उसे अच्छी टर्नआउट कहेंगे आप, खराब टर्नआउट नहीं कहेंगे। लेकिन ये अच्छी टर्नआउट हुई, वोटिंग हुई, बलबा छिटपुट। अभी तक जो खबरें आई थी, अब पूरी डिटेल आएगी, आज देर देर रात तक ये खबरें आएंगी कि बलबा कहां कहां हुआ, लेकिन छिटपुट घटनाएं हुई जिसमें जो पॉल हैं, उन बीजेपी के नेता हैं, उनके गाड़ी की तोड़फोड़ हुई है कहीं पर। मुर्शिदाबाद में कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। उस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर छोटी मोटी बातें, झड़प की खबरें आई हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स की जो हम प्रतिक्रिया देख रहे थे, उसमें मोटे तौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा है। ये तो ये तो न्यूज है, ये खबर है जो आपको जानना चाहिए, आप जान गए हैं। असली खेल क्या हुआ, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं अभी आपको, उसके बाद एक ट्वीट दिखाता हूं। दोनों ट्वीट को देखिए, उसके बाद पहुंच गए श्रीमान कपिल सिब्बल जी कोलकाता। बोलने लगे कि ज्ञानेश कुमार जी को पद्मश्री दे दीजिए। ये ट्वीट है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, उसमें लिखा हुआ है, ये लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कपिल सिब्बल साहब कि एक्सपेरिमेंट इन डिसइनफ्रेंचमेंट, द सीईसी मस्ट बी अवॉर्डेड विथ ए पद्म भूषण। मतलब
ये प्रयोग हो रहा है कोलकाता में, मतलब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के अधिकारों को खत्म करने का प्रयोग हो रहा है। अब लोकतंत्र का अधिकार क्या है? वोटिंग का अधिकार। तो वोटिंग के अधिकार को खत्म करने का प्रयोग किया जा रहा है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, ज्ञानेश कुमार के द्वारा। मतलब अब तक जो कांग्रेस पार्टी करती आ रही थी इस प्रकार का व्यवहार, उनको मालूम है कि ऐसा ही काम वो करती थी, तो शंका उनको सबसे ज्यादा रहती है ना, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति इसी प्रकार की रही है कालांतर में। यही सब करके, उलट फेर करके तो वो बने रहते थे। तो अटैक करो इंस्टीट्यूशन पे, तो ज्ञानेश कुमार पर हमला बोल दिया उन्होंने। ज्ञानेश कुमार को कहा कि उसको पद्म भूषण मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मताधिकार को खत्म करने का प्रयोग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और ये बड़ा अलहदा प्रयोग होगा। हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस पिता पुत्र के बीच में अगर पिता की उम्र और पुत्र की उम्र या पुत्री की उम्र में 15 साल का डिफरेंस है, उससे कम का डिफरेंस है, तो उसको फर्जी माना जा रहा है। पिता का उम्र और पुत्र पुत्री के उम्र में 50 साल का डिफरेंस है, तो उसे फर्जी माना जा रहा है। अब ये तर्क, अब मान लीजिए कि इस तरह के इक्के दुक्के होंगे भी, तो उसको कपिल सिब्बल जी आधार बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस आधार पे इलेक्टोरल रोल से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं जिनके पिता और पुत्र पुत्री के उम्र में 15 साल से कम का अंतर है। मतलब उनका कहना है कि अगर कोई 14 साल का पिता है, तो 14 साल से कम अगर पिता का उम्र है, 25 साल अगर है, तो और 14 साल का अगर कोई व्यक्ति है, या 25 साल है और 14 साल का कोई बच्चा है, या 15-18 साल का कोई बच्चा है, तो कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। 14 साल में या 15 साल में आप पिता कैसे बन सकते हैं? तभी तो 15 साल से कम का होगा डिफरेंस। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर पिता और पुत्र पुत्री की उम्र में 50 वर्ष का डिफरेंस है, मतलब 65 वर्ष का पिता है और